लीजिएगा, हमारा हीरो है इस्लामाबाद को बदल चुका है इंशाल्लाह बहुत जल्द। धरती मिसाल होगी यमुना अमान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। पता चल गया ISF पहुंच गई है। सबसे पहले तो मैं तमाम जो I-10, I-9 और आगे के इलाके के जितने भी रहने वाले लोग हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये मंसूबा जो है वो पहले जैसे शिराज कियानी बात कर रहे थे, वाकई में एक मुश्किल काम था, बहुत बड़ा मंसूबा है, 10 अरब रुपए से ज़्यादा की लागत का मंसूबा है और इसको मुकम्मल मतलब यहाँ तक पहुँचाने के लिए कि काम शुरू हो सके बहुत मेहनत भी करनी पड़ी, मुश्किल मराइल से भी गुजरना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे बहुत खुशी है कि ये सेक्टर जो कम से कम मेरे हलके के अंदर जितने शहरी सेक्टर हैं सबसे ज़्यादा आबादी का सेक्टर और इसके पास बराह रास्त अपना कोई रास्ता नहीं था। और वही जिस तरह मज़हर भाई बोल रहे थे, ये पुलिस लाइन से तो मैं कम आता हूँ, ज़्यादातर वो I-9 से, और I-9 वाली सड़क भी जो है उसमें पता नहीं किसने कोई अली अवान से पूछना चाहिए, कोई बिल तो नहीं पास हुआ कि इधर बल्ब जो है ना कि वो बड़ी कुछ कम वोल्टेज का बल्ब, वो सड़क ठीक तरीके नजर भी नहीं आती। इंशाल्लाह ताला बेहतरीन यहाँ पर 10th एवेन्यू बनेगा, काम इसका हफ्तों में नहीं दिनों में शुरू होने वाला है। अभी NLC वाले हम ब्रिगेडियर साहब हमें ब्रीफिंग कर रहे थे, क्योंकि वो मोबिलाइज हैं। IG प्रिंसिपल रोड का काम जिसका अभी अली अवान जिक्र कर रहे थे, वो भी एक बहुत बड़ा मंसूबा है, अरबों रुपए का मंसूबा है, 4 रोया किया जा रहा है उसको और NLC वो काम कर रहा है। तो उनकी टीम क्योंकि यहाँ पे मोबिलाइज्ड है पहले से, तो ये अगले चंद दिनों के अंदर यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। और इसको काम तेजी से करने के लिए हमने एक जो इसके अंदर रिक्वायरमेंट रखी थी वो ये है कि ये नहीं कि एक तरफ से शुरू होंगे और हम आखिर तक फिर उसको जाएंगे। 3 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इसका बैक वक्त काम शुरू होगा। एक इधर जो IG प्रिंसिपल रोड से शुरू हो रही है, दूसरा श्रीनगर हाईवे पे जो फ्लाईओवर बनना है और ब्रिजेस बनने हैं वो काम, और फिर दरमियान की जिस रोड का काम है, 3 मुख्तलिफ पैकेजेस के ऊपर बैक वक्त इसके ऊपर काम शुरू होगा। इंशाअल्लाह ताला अगले 18 माह के अंदर ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। उस वक्त तक ये IG प्रिंसिपल रोड का भी काम मुकम्मल हो चुका होगा। उससे पहले ये मरगला एवेन्यू जो बन रही है, जो संजानी से D12 तक डायरेक्ट आएगी, उसका काम भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो ये इस्लामाबाद का ये वाला जो हिस्सा है, इसकी जो कनेक्टिविटी है GT रोड के साथ, इसकी कनेक्टिविटी पिंडी के साथ जो है, और जो आपस अंदर के रास्ते हैं, उस सब के अंदर एक बुनियादी आपको फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ जब भी मैं I-10 का सोचता था तो सबसे पहले मेरे जहन में जो चीज आती थी वो पानी। और मुझे याद है कि हमने 2 दफा कम से कम, तो मुझे याद आता है, सड़कों के ऊपर बैठकर एहतजाज किया है पानी के लिए। बल्कि एक जो है वो किधर गए ये मलिक रफीक साहब, इधर आए थे अभी, हाँ, ये मलिक साहब जो है हमें G9 लेके थे, याद है G9 लेके चले गए थे। अच्छा, वहां से हमने चलना था, वो आगे आगे पुलिस खड़ी हो गई, हम आगे चल भी नहीं सके। और मैं इनसे नाराज हो रहा था कि ये G9 क्यों लेकर आ गए हो, असल तो पानी का मसला I-10 के अंदर है। तो बड़ी खुशी हुई, अली अवान ने इसके अंदर बड़ा जबरदस्त काम किया जी। रावल लेक से इस्लामाबाद को अपना पूरा हक नहीं मिल रहा था, इन्होंने वो इशू आइडेंटिफाई किया, मेरे पास लेके आए, वजीर आला पंजाब के साथ हमने बात की, मैंने उनको खत लिखा, मीटिंग्स हुई और आखिरकार इस्लामाबाद का वो हक मिला। और 2 मिलियन गैलन यौमिया यानी 20 लाख गैलन यौमिया पानी इस्लामाबाद को इस साल ज्यादा मिला। उसी की वजह से बुनियादी वो वजह बनी जिसकी वजह से I-10 के अंदर जो है वो इस दफा पानी की इतनी आपको कमी देखने में नहीं आई। दूसरा काम पानी से जुड़ा हुआ, उसी के साथ जो है पूना फकीरा के ट्यूबवेल, आप मेरे ख्याल में सबको भी जुबानी याद हो गया होगा जी, पानी क्यों नहीं आ रहा जी, वो पूना फकीरा में बिजली चली गई, वो जी बिजली कनेक्ट हो गई।
अलग से डेडिकेटेड लाइन डल रही है। आईएसको को साथ मैंने बिठाया था, वो फैसला हो चुका है, पूरी डेडिकेटेड लाइन होगी। वहां नए ट्यूबवेल भी डाले जा रहे हैं, नए ट्यूबवेल होंगे, मजीद ट्यूबवेल आ रहे हैं, मजीद और डेडिकेटेड बिजली की लाइन होगी। तो वो जो एक देरीना मसला था वो भी इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएगा। तीसरा पानी से जुड़ा हुआ चीज जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्ट्री का एक इदारा है, PCRWR, पानी का इदारा है स्पेशलाइज, उनके साथ मिलकर काम हो रहा है। अगस्त सितंबर में ये काम शुरू हो गया था, दिसंबर तक सारी स्कोपिंग उसकी कंप्लीट हो गई है। जून तक इस्लामाबाद के अंदर CDA के सेक्टर्स के अंदर 100 नए ट्यूबवेल डाले जा रहे हैं और इसी तरीके से हाउसिंग वाले जो हैं उनके सेक्टर्स के अंदर भी 50 से 100 के दरमियान ट्यूबवेल वहां पे डाले जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में जो ट्यूबवेल्स का इजाफा होने जा रहा है, इससे भी पानी के अंदर आपको रिलीफ मिलेगी। बाकी सेहत का अगर मैं यहाँ पे जिक्र कर दूं, एक वही पिम्स पॉलीक्लिनिक तो इधर से जरा दूर पड़ता है, लेकिन पॉलीक्लिनिक तो बहुत ही पहले भर चुका था। पिम्स वाएं जगह नहीं होती वहां पर, क्योंकि पिछले मेरे ख्याल में को 30 साल से कोई सरकारी अस्पताल नया नहीं बना, कोई इजाफा नहीं किया गया, या कम से कम कोई बड़ा इजाफा नहीं किया गया। तो दो बहुत बड़े मंसूबे, एक पिम्स के अंदर पूरा टावर बनने जा रहा है जी, पिम्स की कैपेसिटी जो है उसमें इजाफा किया जा रहा है, और आपसे जो ज्यादा करीब बढ़ेगा वो G11 के अंदर, G11 मरकज के पास जो पेट्रोल पंप है उसके पास वाला ग्राउंड जो है, वहां पर पॉलीक्लिनिक की एक्सपेंशन का मंसूबा होने जा रहा है। तो ये 2 नए अस्पतालों के मंसूबे होने जा रहे हैं इसी इलाके के अंदर, जिससे आपको आसानी होगी। इस सेहत का दूसरा हिस्सा जो शायद इससे भी ज्यादा अहम है, वो सबसे पहले ये काम शुरू हुआ था खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और अब वो पंजाब में और इस्लामाबाद के अंदर भी पूरे भरपूर तरीके से शुरू किया जा रहा है। जनवरी के महीने से सेहत कार्ड जो है वो इस्लामाबाद के और पिंडी और पंजाब के जितने भी इलाके हैं, हर खानदान को वो सेहत कार्ड मिलेगा। और आपके खानदान में कोई भी खुदा न खास्ता अगर बीमार होता है और उसको अस्पताल में एडमिशन कराना पड़ता है, आपको कोई वहां पर महंगे टेस्ट कराने पड़ते हैं, कोई ऑपरेशन कराना पड़ता है, तो साल के अंदर हर खानदान का 10 लाख रुपए तक का खर्चा जो है उस कार्ड के ऊपर हुकूमत बर्दाश्त करेगी, आपकी जेब से पैसा नहीं जाएगा। अच्छा जी, अब मैं थोड़ी सी आपके साथ बात जो है एक और जो हमने काम किया है उसकी बात करने जा रहा हूं, और शायद ये बाकी सारी मैंने जितनी बातें भी आपसे की हैं ना, ये इससे ज्यादा अहम बात है जिसका पूरा मुकम्मल तौर के ऊपर आपको आज शायद इदराक ना हो, लेकिन जिस वक्त ये काम हो जाएगा तो फिर आपको समझ में आएगा कि एक पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक आप समझ ले इनकलाब होने जा रहा है। और वो क्या है? पाकिस्तान की सियासत इस वक्त है क्या? पाकिस्तान की सियासत इस वक्त ये है कि सारी जो इख्तियारात और ताकत है वो वफाक के पास है या वो सूबाई हुकूमतों के पास है। तो समझ लें आप, ये 5 मुख्तलिफ शहर हैं जिनके ऊपर तमाम इख्तियारात मरकूज हैं, और इन 5 शहरों के ऊपर और इन, या आप समझ लें इन 5 हुकूमतों के ऊपर पाकिस्तान की तारीख के अंदर चंद खानदानों का मुकम्मल कब्जा रहा है। तो चंद खानदान इस निजाम के जरिए, जो निजाम तमाम ताकत जो है मरकूज कर देता है वफाक के पास और सूबे के पास, चंद खानदान पूरे पाकिस्तान के इख्तियार के मालिक हो जाते हैं। उस इख्तियार के मालिक होने का नतीजा क्या निकलता है? उस इख्तियार के मालिक होने का नतीजा यह निकलता है कि जो बेम्बिनो सिनेमा में टिकट बेचते थे उनके सरे के महल बन जाते हैं, उनके स्विट्जरलैंड के बैंक में अरबों डॉलर आ जाते हैं, जो गवाल मंडी में छोटे से कारोबार से शुरू होते हैं उनकी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं
उनकी जायदादें जो हैं वो दुनिया के अंदर फैल जाती हैं, उनके अरबों के फ्लैट लंदन में बन जाते हैं, उनके दुबई में टावर खड़े हो जाते हैं। वो और बात है कि खुर्रम शेर जमान हमारा कराची का सदर जो है, हाँ अली, खुर्रम शेर जमान हमारा कराची का सदर जो है, उसने एक बड़ी जबरदस्त उस दिन बात की। आपको याद है ना वो बेहतरीन स्टेटमेंट, हाँ, सना बुच्चा के प्रोग्राम पे, हमारी लंदन तो क्या, हमारी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। वो तो खैर झूठ साबित हो गया, लेकिन खुर्रम शेर जमान ने एक सच जरूर बोला। उसने कहा आपकी लंदन तो क्या, आपकी पाकिस्तान में भी कोई इज्जत नहीं। तो जायदादें तो मना ली इन्होंने। सबके लबों पे है तराना इंसाफ का, यारो आने वाला है ज़माना। तो ये निज़ाम जिसके अंदर तमाम ताकत चंद खानदानों के पास, और वो खानदान तरक्की करते चले गए और पाकिस्तान पस्त होता गया, इसका हल जो है ये वही एक लीडर कर सकता था जिसको अपनी जात के लिए इख्तियार नहीं चाहिए, उसको अपनी कोई फैक्ट्रियां नहीं लगानी, उसको अपनी जायदादें नहीं बनानी। इस्लामाबाद में, पंजाब में जो मुकामी हुकूमत का निज़ाम बनने जा रहा है, तमाम इख्तियारात जो हैं वो निचली सतह पे अवामी नुमाइंदों के पास जाने लगे हैं। इस वक्त हमारे पास एक पहले भी मुकामी हुकूमत का निज़ाम था। यहाँ पे कुछ लोग हमारे बैठे हुए हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट होके आए थे, शिराज कियानी मुझे नजर आ रहा है, अली नवाज अवान है, और बड़े यहाँ पे मलिक रफीक हैं। ये बेचारे सुबह से शाम तक भागते थे, ना इनके पास कोई इख्तियार, ना इनका जो बेचारा है वो एक मेयर था, ना उसके पास कोई इख्तियार। अच्छा, वो भी निज़ाम क्या कि अगर आप वजीर आजम के कॉन्ट्रैक्टर हैं जाती, तो आपने अवाम से एक वोट नहीं लिया हुआ और आप जाके मेयर बना दिए गए इस्लामाबाद के। उसने क्या खाक इस्लामाबाद के अवाम के लिए कोई काम करना था? इस दफा जो निज़ाम आ रहा है, बराह रास्त मेयर का इलेक्शन होगा, सारे इस्लामाबाद के वोटर बराह रास्त उस मेयर को इलेक्ट करेंगे, और जो लाखों वोट लेकर इलेक्ट होके आएगा उन इस्लामाबाद के वोटर को जवाब दे होगा। और मैंने कल भी ये बात की थी कि वोट की ताकत क्या होती है, इसका अंदाजा कल एक मैंने छोटी सी मिसाल दी थी। कल अली आप नहीं थे वहां पे, कल मैंने इनको एक मिसाल दी कि वोट की ताकत क्या होती है और वोटर की ताकत क्या होती है। कल मेरी मीटिंग थी वजीर आजम हाउस में, वजीर आजम मीटिंग कर ले रहे थे, और मेरा यहाँ पर गोल्डन मोड़ अंडरपास जो है उसका इफ्तिताह था, तो वहां पे मेरे वोटर आए हुए थे। एक तरफ वजीर आजम पाकिस्तान, दूसरे तरफ मेरे वोटर। तो असद उमर किधर गए? अपने वोटर के पास। तो यह वोट की ताकत होती है। तो मेयर इस दफा जो है वो वोट लेके आएगा, इसलिए आपको जवाब दे होगा। फिर उसके पास अगर इतने वोट लेकर आ रहे हैं, लाखों वोट लेके आ रहे हैं, तो फिर वो कमजोर मेयर नहीं हो सकता। ताकत और इख्तियार उसके पास क्या है? जो बुनियादी सेहत का निजाम मेयर के नीचे, बुनियादी तालीम का निजाम मेयर के नीचे, शहर के अंदर तरक्याती मंसूबों का कंट्रोल मेयर के पास, इस्लामाबाद के ट्रांसपोर्ट का निजाम मेयर के पास, पानी का निजाम मेयर के पास, माहौलियात का काम मेयर के पास। यानी जो अवामी मसाइल है उसका इख्तियार भी और उसकी जिम्मेदारी भी आपके बराए रास्त मुंतखब किए हुए नुमाइंदों के पास दी जा रही है। बन रहा है इंशाअल्लाह ताला नया पाकिस्तान। अच्छा, ये सिर्फ मेयर को भी नहीं हमने बाख्तियार करना। अब I-10 में बैठे हुए हैं, I-10 जो है अपना यूनियन काउंसिल का चेयरमैन इलेक्ट करेगा, तो वो भी तो वोट लेकर आया ना, उसके पास भी तो कोई इख्तियार होना चाहिए, उसके पास भी तो कोई वसाइल होने चाहिए जो बिल्कुल बुनियादी मुकामी जो I-10 के मसले उनको वो हल करने का कोई इख्तियार रखता हो। हमने कानून के अंदर लिख दिया है कि जो बजट होगा उस बजट का एक हिस्सा इस्लामाबाद के मजमूई तौर पे काम करने के लिए मेयर के पास होगा,
और उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो हर यूनियन काउंसिल से जो चेयरमैन इलेक्ट होके आएगा, जो मुंतखब नुमाइंदे आएंगे, उनके पास पैसा होगा, इख्तियार भी उनके पास होगा, वसाइल भी उनके पास होंगे, ताकि अगर काम ना हो तो आप उनके घर पर जाके दरवाजा खटखटा सके और उनसे पूछें कि अब काम क्यों नहीं हो रहा। अब तो वसाइल भी तुम्हारे पास हैं, अब तो इख्तियार भी तुम्हारे पास है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको शायद अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये जो मुट्ठी भर खानदान पाकिस्तान के तमाम इख्तियार और तमाम वसाइल के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए थे, वहां से ये ताकत पाकिस्तान के अवाम के हजारों नहीं लाखों नुमाइंदों के पास जाने वाली है। यानी लीडर जो है वो बाइख्तियार और ताकतवर नहीं होंगे, अवाम बाइख्तियार और ताकतवर होने जा रही है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हर दिल की आवाज पाकिस्तान है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जो आप आगे तकरीर कर ले आप जो देखे, जो मैं अच्छा, आपकी हेल्थ वर्कर्स के लिए बोलना है, क्या बोला है हेल्थ वर्कर्स? अच्छा, मैं चलो बड़ी अच्छी, मैं हेल्थ वर्कर्स की बात बताता हूं। यह हुकूमत किस तरीके से काम करती है और यह हुकूमत किस तरीके से फैसले करती है। बड़ी खूबसूरत चीज याद दिला दी इन्होंने मुझे, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। यह कभी अगर पाकिस्तान में तारीख में आपने देखा हो तो मुझे बता दें कि हाँ, पहले भी ऐसे होता था। कोरोना का मर्ज आ गया, सारी दुनिया के अंदर फैल गया, दुनिया के अंदर लाखों लोग मर गए इस कोरोना के मर्ज से, पाकिस्तान के अंदर हजारों लोग इससे हलाक हो गए। इलाज क्या इसका ढूंढा लोगों ने? इसका इलाज ये ढूंढा गया कि वैक्सीन लगाई जाए। अब वैक्सीन जो है वो अहम तरीन चीज हो गई। अब पाकिस्तान के निजाम में क्या होना चाहिए था? सबसे पहले ये वैक्सीन किसको मिलनी चाहिए थी? पाकिस्तान के निजाम के मुताबिक सबसे पहले ये वैक्सीन तो मिलती, जो पुरानी हमारी सारी 70 साल की तारीख रही है, सबसे पहले सदर को लगती, वजीर आजम को लगती, काबीना वालों को लगती वैक्सीन, और सबसे आखिर में गरीब लोगों की बारी आती। पाकिस्तान के अंदर क्या फैसला किया गया? सबसे पहले वैक्सीन जब आई मुल्क के अंदर, सबसे पहले वैक्सीन उन हेल्थ वर्कर्स को आई जिनको हम सब सलाम पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने लोगों का इलाज किया। उन हेल्थ वर्कर्स को जो पैरामेडिक्स थे, डॉक्टर थे, बल्कि सिर्फ वो नहीं, जो हमारी कोविड की हेल्थ की फैसिलिटीज थी, बुनियादी फैसिलिटीज थी, वहां पर जो सफाई करने वाला था उसको पहले वैक्सीन लगाई गई और बाद में सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान और एनसीओसी चेयरमैन की बाद में बारी आई। यानी हर पाकिस्तानी बराबर है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, ताकतवर हो, कमजोर हो, सारा पाकिस्तान एक जैसा है हर पाकिस्तानी के लिए। जोश भी ये जानूं कब तुम्हारे लिए, जानो दिल भी लहू सब तुम्हारे। अच्छा, अब आ जाएं, मैं वापस जाता हूं मुकामी हुकूमत के निजाम के ऊपर। ये इमरान खान कर रहे हैं, जहां हुकूमतें तहरीक इंसाफ की, जहां असद उमर, अली अवान बैठ के इस्लामाबाद के ड्राफ्ट बना रहे हैं, जहां पंजाब के अंदर पंजाब की हुकूमत बना रही है, वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे मिलकर उनके साथ बना रहे हैं, वो मैंने आपको बताया कैसा निजाम बनने जा रहा है। अब वहां पर देखिए सिंध में क्या हो रहा है। जो इख्तियार बचा कुचा था भी, वो भी उन्होंने मुकामी नुमाइंदों से ले लिया है। उन्होंने कहा कि अभी हमारा पेट नहीं भरा, अभी कमीशन खा खा के हर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डाके डालकर दुबई, लंदन, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क जायदादें अवाम के पैसों से बना बना के अभी उनका पेट नहीं भरा। उन्होंने कहा जो बची खुची इख्तियार था मुकामी हुकूमतों के पास वो भी छीन लिया। ये सिंध का नया निजाम आया है। इसलिए ये आपके समझने की जरूरत है, ये जो जंग हो रही है, हम जो है जाहिर है इंसान जो है, जो उसको फौरी तकलीफ होती है, इंसान सबसे ज्यादा उसका ख्याल करता है।
लेकिन इसमें यह मत भूलना कि ये इस वक्त जो जंग जारी है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, वो दो मुख्तलिफ किस्म की सियासी पार्टियों की नहीं है। ये दो मुख्तलिफ पाकिस्तान की जंग हो रही है। एक पाकिस्तान वो जो चंद घरानों का पाकिस्तान है, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान जो 22 करोड़ पाकिस्तान के अवाम का पाकिस्तान है। ये बुनियादी तौर पर दो मुख्तलिफ पाकिस्तान है। और इसीलिए मेरे कुछ दोस्त जो हैं असेंबली के अंदर, वो मुझसे नाराज भी होते हैं कि ये इस्लामाबाद में इतना काम क्यों हो रहा है। तो उसकी वजह मैं आपसे भी पूछता हूं कि ये सब लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान में मईशत के हालात अच्छे नहीं है, वाकई सख्त मुश्किलात है। पाकिस्तान के सारी दुनिया के अंदर मुश्किल आई हुई है, कोरोना ने दुनिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो इन मुश्किलात के अंदर ये सारे काम कैसे हो रहे हैं? ये मरगल एवेन्यू भी बन रही है, अस्पताल भी बन रहे हैं, मेरे हल्के के अंदर 4 कॉलेज भी बन रहे हैं। जहां 70 साल में सिर्फ एक बना था, उसी हल्के के अंदर 6 नए बुनियादी सेहत के मरकज भी बन रहे हैं, सड़कें भी बन रही हैं, ब्रिज भी बन रहे हैं, फ्लाईओवर भी बन रहे हैं। पैसा किधर से आ रहा है? पैसा कल भी आपका था, पैसा आज भी आपका है। कल आपके पैसे से सियासी लीडर्स की जायदादें बनती थी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ लंदन में नहीं, सारी दुनिया में बनती थी। आज आपका पैसा आपकी जरूरत पे इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए आपको नजर आ रहा है अपने इर्द गिर्द। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो आपने तरक्की का सफर देखा है पिछले 3 साल के अंदर इस्लामाबाद के अंदर, ये जारी रहेगा। जो हमने वादे किए थे, वो वादे जो हैं वो सिर्फ कागज पे लिखने के लिए नहीं किए थे। कफील भाई, ये कौन कह रहा है? जमशेद बोल रहा था आज। जमशेद, आज भी मैं अपने कमरे के अंदर, जिस कमरे में मैं सोता हूँ, उसमें एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है, उसके ऊपर कुछ कागजात रखे हुए। उन कागजात में से एक कागज जो है वो मेरे मंशूर का है जी, वो हमारे मंशूर का है। और आज भी मैंने आने से पहले यहाँ पे देखा कि अच्छा जी I-10 के लिए क्या कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला या वो वादे पूरे हो चुके हैं या इस 5 साल के मुकम्मल होने से पहले पूरे कर दिए जाएंगे। और हाँ, कुछ ऐसी भी चीजें की जा रही हैं जो पहले नहीं की जा सकी थी, उनको भी इंशाअल्लाह ताला पूरा करेंगे। आखिर में मैं 3 खुसूसी लोगों का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। लोग से मतलब 3 खुसूसी तबकों का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। एक मुतासरीन, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, I-10 के जो बहुत सारे रहने वाले हैं, ये मुतासरीन इस्लामाबाद में से हैं। मेरा शायद जो सबसे मुश्किल वादा था, और मुझे लोग बोलते थे कि ये नहीं पूरा कर सकोगे, वो वादा वो था जो मुतासरीन से किया था कि ये जो कानून है जिससे आपसे जबरी जमीन ले ली जाती है, जो भी मर्जी आए वो मुआवजा सेट कर दिया जाता है, और उसको भी देने के लिए आपको 10-10, 20-20, 30-30 साल इंतजार करवाया जाता है। इंशाअल्लाह ताला इस नाइंसाफी के कानून को खत्म करेंगे। और आज से तकरीबन 4 या 6 हफ्ते पहले वजीर आजम इमरान खान ने, काबीना ने इसकी मंजूरी दी। आइंदा से कभी किसी आपकी जमीन पर रियासत जो है वो किसी हाउसिंग कॉलोनी बनाने के लिए, कोई कमर्शियल प्लाजा बनाने के लिए आपसे जमीन नहीं ले सकती जब तक आपकी मर्जी उसमें शामिल ना हो। और जो पुराने अवार्ड हुए हुए हैं जिसमें अभी तक पेमेंट नहीं हुई, तो वो पुराने अवार्ड के लिहाज से नहीं कि आपको 1985 में उन्होंने कह दिया जी कि इतने बस पैसे लो और फारिग हो, और आज तक पैसा नहीं दिया, या 2002 में कह दिया और अभी तक पैसा नहीं दिया। आज की जो जमीन की कीमत है, उस कीमत की बुनियाद के ऊपर आपको पेमेंट की जाएगी। तो मुझे बड़ी खुशी है। और मैंने ये इतना मुश्किल वादा क्यों किया था? ये मैंने मुश्किल वादा इसलिए किया था कि मैं अपने वजीर आजम को, अपने चेयरमैन इमरान खान को जानता हूं। मुझे पता है कि जब भी उनके सामने कोई फैसला रखा जाएगा
तो उनका हमेशा फैसला जो है वो इंसाफ पर मबनी होगा, अवाम की बेहतरी पर मबनी होगा। तो हालांकि ये मुश्किल था, हालांकि ये निजाम 60 साल से ज्यादा से बना हुआ था, लेकिन मुझे यकीन था कि जिस दिन वजीर आजम इमरान खान के सामने ये फैसला आएगा तो उस दिन वजीर आजम ने फैसला इंसाफ के लिए करना है, इस्लामाबाद के अवाम के लिए करना है। और मुझे बहुत खुशी भी है और बहुत फख्र भी है इस बात की कि बिल्कुल जैसे अवाम की उम्मीद थी ऐसे उन्होंने फैसला किया और एक दफा फिर साबित कर दिया इमरान खान को इक़्तिदार अपनी जात के लिए नहीं चाहिए, इमरान खान का इक़्तिदार पाकिस्तान के अवाम के लिए है। दूसरा तबका जिसका खुसूसी तौर पर मैं जिक्र करना चाहता हूं वो है ख्वातीन। तहरीक इंसाफ की जुस्तजू जद्दोजहद जो है वो दो तबकों के बगैर यहां तक पहुंच ही नहीं सकती थी। बाद में तो बहुत सारे लोग आ गए और वो दो तबके मेरे अल्फाज में नहीं, इमरान खान से अगर आप पूछें तो वो किसकी बात करेंगे, वो कहेंगे कि नौजवान और ख्वातीन जो है वो यहां तक लेकर आए। सबसे पहले नौजवानों की बात करते हैं। नौजवानों के लिए हुकूमत में आने के बाद क्या किया उसका भी मैं आपको जिक्र करता हूं। लेकिन सबसे बड़ी चीज तो यह है कि नौजवानों के फैसले जब हो रहे हों तो फैसला साजी के टेबल पर बैठे हुए नौजवान नजर आने चाहिए। मेरे जैसे सिर्फ बाबे ना हो जहां पर नौजवानों के लिए जो फैसले कर रहे हैं। आप सामने मेरे ISF के लड़के खड़े हुए हैं, कितने सबके लिए हमारे लिए, क्योंकि मैंने बराह रास्त ISF के साथ काम किया हुआ है, फखर की बात है। एक मिनट रुक जाओ, कितने फखर की बात है। आलमगीर महसूद, अरसलान गुम्मन, शाहिद खटक, फर्रुख हबीब, मुराद सईद और कितने और नौजवान आप ही की सफों से निकले, ISF से ट्रेनिंग ली, आज पाकिस्तान की सिर्फ असेंबलियों में नहीं बैठे, पाकिस्तान की काबीना में बैठे हुए ये नौजवान। अच्छा जी, आप आने के बाद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम नौजवानों के लिए कामयाब जवान की शक्ल में लाया गया। उसके अंदर लाखों नौजवानों को हुनर सिखाया जा रहा है। हजारों नौजवान जो हैं उस प्रोग्राम के जरिए अपना कारोबार शुरू कर चुके हैं। न सिर्फ खुद पैरों पे खड़े हैं बल्कि दूसरों के लिए भी वो रोजगार पैदा कर रहे हैं। उसी प्रोग्राम के जरिए स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है और जितने भी नौजवान यहाँ पर भी मौजूद हैं, बाकी भी जो इस्लामाबाद में सुन रहे हैं, मैं सबको दावत देना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर परसों दोपहर को 2-2:30 बजे आपने वहां पे पहुंचना है। इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम इमरान खान भी आएंगे, मैं भी वहां पे मौजूद हूँगा। इस्लामाबाद के नौजवान होंगे, पिंडी के नौजवान होंगे और बड़े जो स्पोर्ट्स के लिए नौजवानों के लिए कामयाब जवान के प्रोग्राम शुरू हो रहे, उनका आगाज किया जाएगा। तफसील उसकी मैं वहीं पे बताऊंगा। तो नौजवानों को असेंबलियों में और काबीना में भी लेके आए, उनको हुनर भी सिखा रहे, उनकी तालीम के ऊपर जो खर्च हो रहा है। हायर एजुकेशन कमीशन आला तालीम के लिए पिछले 3 साल में हमने बजट, तरक्याती बजट 2.5 गुना इजाफा किया है। साथ ही साथ कारोबार भी सिखाया जा रहा है, साथ ही सेहत की और इसकी खेलों की सहूलतें भी फराहम की जा रही है। तो इमरान खान के दिल के जितने करीब नौजवान थे हैं, उसका अमली आपको नजर आ रहा है इस वक्त हमारे फैसलों के अंदर, हुकूमत के फैसलों के अंदर। आखिरी ग्रुप जिसकी मैं बात करूंगा वो है ख्वातीन। ख्वातीन जो है, इन्होंने खास तौर पे अगर आप इमरान खान से पूछे तो धरने के जो दिन थे
वो हमेशा कहते हैं कि वो धरना चलता ही ना अगर इस्लामाबाद की ख्वातीन जो है वो साबित कदम ना रहती। तो ख़ास तौर पे मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। बाकी ख्वातीन के लिए ज़ाहिर है सेहत की सहूलत बहुत अहम चीज़ होती है, उसका मैंने जिक्र कर दिया। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आपको सुन के शायद हैरत भी हो और खुशी भी होगी कि अमेरिका जैसे मुल्क में जो ये सेहत इंसाफ कार्ड का जो निज़ाम बनने जा रहा है, जहां पे हर खानदान को ये सहूलत मुयसर होगी, ये अमेरिका में भी हर खानदान को नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ये इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा कुछ एरियाज में फैल चुका है, बाकी जनवरी में हो जाएगा। लेकिन ख्वातीन की इस वक्त सबसे मुश्किल चीज जो महीने की खरीदारी करनी है, जो दालें महंगी हैं, जो आटा महंगा है, जो घी महंगा हो गया है, अगले 15 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला इस काम का आगाज हो जाएगा। सारे इस्लामाबाद के लिए, पंजाब के लिए, जो भी सूबा इसके अंदर शिरकत करना चाहता है, हर सूबे के अवाम के लिए हर महीने 1000 रुपए तक की सहूलत आपके राशन कार्ड के ऊपर होगी। आप उस पे दालें, घी या खुर्दनी तेल और आटा खरीद सकते हैं। 100 रुपए की अगर आप ये चीजें खरीदेंगे, 65 रुपए आप देंगे, 35 रुपए जो है हुकूमत पाकिस्तान देगी, यानी इन चीजों की कीमत आपके लिए 1/3 कम हो जाएगी। आखिरी खास तौर पे मुझे ये कहा गया है, मैं इसका जरूर जिक्र करना चाहता हूं, अकलियतों का पाकिस्तान के अंदर किरदार क्या है और उनके हकूक क्या है। अकलियतों के हकूक तो पाकिस्तान बनने से 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में सिर्फ जुबानी बात नहीं, दुनिया को अमली तौर पर करके दिखा दिया। और यही वजह थी कि जहां भी आप मुसलमानों की तारीख देखें, जिस वक्त जेरूशलम पे कब्जा होता है और फातेह होके मुसलमान वहां पर जाते हैं, तो अगले दिन जब हजरत उमर वहां पहुंचते हैं तो वो बुलाते हैं वहां पे जो ईसाई थे और उनसे पूछते हैं, मैंने सुना है कि तुम लोगों के गिरजे बंद हैं जब से मुसलमान फातेह हुए। उन्होंने कहा हाँ जी। तो क्यों बंद किए? तुम आजाद हो। अल्लाह ताला कुरान में रब्बुल आलमीन कहा गया है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा गया। ये हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे दीन का हिस्सा है कि खुसूसी तौर पर मुसलमानों की रियासत के अंदर जो अकलियतें रहती हैं उनकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला के सामने हम जवाब दें इस चीज के लिए। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान का झंडा अकलियत के बगैर मुकम्मल ही नहीं है। यह सब्ज रंग मुसलमानों की निशानदेही करता है, अक्सरियत मुसलमानों की है, झंडे में ज्यादा रंग सब्ज है, लेकिन सफेद रंग जो है जो अकलियतों की नुमाइंदगी करता है, उसके बगैर झंडा मुकम्मल नहीं है। तो ये हमारे दीन का भी हुक्म है, ये हमारे आइन का भी तकाजा है कि हमने अपनी अकलियतों को साथ लेकर चलना है। हमें अपने दीन पर फख्र है। हम समझते हैं कि हम खुशकिस्मत हैं कि हम एक मुसलमान घराने के अंदर पैदा हुए, लेकिन ये मेरे और मेरे रब के दरमियान रिश्ता है। लोग कोई इसके अंदर इबाम नहीं होना चाहिए। जब अल्लाह ताला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि दीन के अंदर कोई जबर नहीं है, तो किसी इंसान की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि अल्लाह ताला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के खिलाफ अपना अमल करे। यह सब हमारे दीन का हुक्म है। कल जो वहां पर हुआ उसके ऊपर तो एक्शन ले लिया गया है, वजीर आजम का बयान आ गया है, तो मुझे उस पर मजीद कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ यही कि जो हुआ है वो दीन की नफी है। ये
अब हमारी जिम्मेदारी है, दीन का दिफा हमारी जिम्मेदारी है। और जब हम कोई काम होता हुआ देखे जो दीन से मुनाफरत रखता हो, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उस गलत को गलत कहें, उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान जो है, जो पहले भी यहाँ पर अकलियतें अपना अपना मजहब आजाद रही हैं, उसको जो भी उनका मजहब हो उसके लिए आइंदा भी ऐसा रहेगा। पहले भी पाकिस्तान की तरक्की का हिस्सा रहे, इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी इस मुल्क की तरक्की का हिस्सा रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आखिर में मेरे साथ एक दफा आवाज मिलाकर पाकिस्तान